तो क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब सेफ नहीं रहा? सवाल बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल भी। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये वो कड़वा सच है जिसे दुनिया देख तो रही है, पर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की एक झलक है जिसमें हम आज थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है एक घटना से। एक ऐसी घटना जो वाकई दिल दहला देती है। कहानी है दीपू चंद्रदास की, और उनकी हत्या अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। तो ये है दीपू चंद्रदास, इस कहानी का चेहरा। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से वो कोई बड़े नेता या एक्टिविस्ट नहीं थे। बस एक आम आदमी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक आम नागरिक। और उन पर इल्जाम क्या लगा? ईश निंदा का, मतलब धर्म का अपमान करने का। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये इल्जाम सिर्फ एक इल्जाम था। इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। तो फिर इस बेबुनियाद इल्जाम की सजा क्या मिली? सजा दी भीड़ ने। पब्लिक लिंचिंग। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने उन्हें पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये सब कुछ सैकड़ों मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो रहा था, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। और यहीं पर आकर पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है भीड़ का फैसला कि वो ईश निंदा के दोषी हैं, और दूसरी तरफ है बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन की ऑफिशियल जांच, जो कहती है ईश निंदा का कोई सबूत ही नहीं है। ये घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जहां के सोर्स मटेरियल में कहा गया है कि जब कोई समाज किसी को बचाने के बजाय उस पर हो रहे जुल्म को रिकॉर्ड करने लगे, तो सवाल सिर्फ जुर्म का नहीं रह जाता, सवाल उस समाज के रूह पर उठता है। लेकिन दीपू चंद्र दास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कोई एक अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये तो बस एक कड़ी है हिंसा के एक बहुत बड़े और लगातार चल रहे पैटर्न की। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 2024 में, जब वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, तब हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर 2000 से भी ज्यादा हमले रिपोर्ट किए गए। 2000 से ज्यादा। और यह सिलसिला 2024 और 2025 में भी थमा नहीं। एक तय तरीके से हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया गया, घर, दुकानें लूटी गईं, जलाई गईं, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा गया, और नतीजा, अनगिनत परिवार अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। तो समझना यह जरूरी है कि यह सब अचानक नहीं होता। सोर्स बताता है कि इसका एक पूरा प्लेबुक है, एक तय तरीका। सबसे पहले एक अफवाह उड़ाई जाती है, फिर ईशा निंदा का इल्जाम लगाया जाता है, इसके बाद भीड़ जमा होती है, और आखिर में बिना किसी कोर्ट कचहरी के वहीं सड़क पर इंसाफ कर दिया जाता है। ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये खतरनाक रूप से इतिहास की एक कहानी दोहराता हुआ लगता है। और सोर्स मटेरियल हमें एक चेतावनी के तौर पर पाकिस्तान के इतिहास की तरफ देखने को कहता है। तो फिर सवाल यह है कि ये पैटर्न देखकर याद किसकी आती है? जैसा मैंने कहा, सोर्स हमें पाकिस्तान के इतिहास में झांकने को कहता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1947 में। उस वक्त जो आज का पाकिस्तान है, वहां हिंदू और सिख आबादी करीब 23% थी। और आज ये आंकड़ा घटकर 2% से भी कम रह गया है। सोचिए, 23% से 2%। इतना बड़ा बदलाव अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करता है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी आखिर गई कहाँ? सोर्स का तर्क बहुत सीधा है। आबादी सिर्फ दंगों में नहीं घटती, आबादी घटती है डर से। एक ऐसा डर जो लगातार बना रहता है, जो लोगों को अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। सोर्स के मुताबिक शुरुआत होती है दंगों से। दंगों से फैलता है डर, डर से पैदा होती है असुरक्षा, और जब असुरक्षा हद से बढ़ जाती है तो लोग पलायन करने लगते हैं, और आखिर में बच जाती है सिर्फ खामोशी। तो पाकिस्तान के इस इतिहास को एक सबक की तरह देखते हुए अब हम वापस आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या बांग्लादेश का भविष्य भी इसी रास्ते पर जा रहा है? सोर्स का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि जब किसी देश में किसी इंसान की पहचान ही उसकी जान का दुश्मन बन जाए, तो खतरा सिर्फ उस अकेले इंसान पर नहीं होता, खतरा उस पूरे समाज के भविष्य पर होता है। इसलिए सोर्स कहता है कि अब सवाल ये नहीं है कि दीपू चंद्र दास को क्यों मारा गया। असली सवाल तो ये है कि अगला नंबर किसका होगा और कितनी जल्दी। और यहीं पर वो गहरी विडंबना सामने आती है जिसकी तरफ सोर्स इशारा कर रहा है।
कि एक देश बांग्लादेश जो खुद पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए बना था, क्या वो आज उसी रास्ते पर चल पड़ा है? और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या बांग्लादेश एक पाकिस्तान 2.0 बन रहा है? क्या वो अपनी ही बुनियाद को खोखला कर रहा है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, उसी पर बांग्लादेश का भविष्य टिका है।